हिंदी अस्मिता और हिंदी विमर्श के अंतर्गत आज हम इकाई 7 और इकाई 8 का अध्ययन करेंगे। इकाई 7 के अंतर्गत दलित कविता, अंतर्वस्तु और मूल्यांकन। इकाई 8 के अंतर्गत स्त्री कविता, अंतर्वस्तु और मूल्यांकन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम दलित कविता, अंतर्वस्तु और मूल्यांकन। इस इकाई में हम निम्नलिखित कवि जिनके बारे में चर्चा करेंगे: दलित कवि अछूतानंद, माता प्रसाद और कुसुम वियोगी की एक एक कविता का अध्ययन करेंगे। दलित साहित्य हिंदी सिनेमा की तरह शुद्धता बनाम अशुद्धता का शिकार रहा। लंबे संघर्ष के बाद दलित साहित्य पठन पाठन का हिस्सा बन रहा है। दलित साहित्य आत्म उत्पीड़न का साहित्यिक विस्तार है। इस साहित्य को समझने के लिए वर्णवादी संकीर्ण मानसिकता से ऊपर निकलकर साहित्य को साहित्य की तरह समझना होगा। उन्हें उस पीड़ा के दौर से गुजरना पड़ा तो वो कहते हैं दलित जागरूकता की ये प्रथम पाठशाला है। इसे समझाने के लिए भाषा की अपेक्षा भाव को समझना होगा। कविता के भीतर जीवन की विद्रूपताओं और उसे पैदा करने वालों पर करारा व्यंग है। कवि एक तरह से उलाहना देते हुए परिवर्तन की बात करता है। सामाजिक सद्भाव कविता का मूल उद्देश्य है। अछूतानंद रचित दलित कहाँ तक पड़े रहेंगे कविता की जो अंतर्वस्तु है, इस पर हम चर्चा करेंगे। किसी भी रचनाकार की रचना उसके परिवेश और परिस्थितियों से प्रभावित होती है। किसी भी रचना की अंतर्वस्तु में मुख्यतः दो पक्ष होते हैं: भाव पक्ष, विचार पक्ष। ये दोनों पक्ष बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो अध्ययन की दृष्टि से इन्हीं दो पक्षों के माध्यम से दलित कहाँ तक पड़े रहेंगे कविता की अंतर्वस्तु का मूल्यांकन करेंगे। इसका विचार पक्ष, कविता के विचार पक्ष को समझने के लिए कवि और कविता के परिवेश और परिस्थितियों की समझ जरूरी होती है। स्वामी हरिहर अछूतानंद का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के सौरिस गांव में सन 1879 में हुआ। इनका बचपन का नाम हीरालाल था। इनके पिता सेना में कार्यरत थे। पिता की नौकरी अंग्रेजों के यहाँ होने की वजह से इन्हें पढ़ने का मौका मिला और समाज में फैली घृणित उच्च जातिगत प्रतिभा को झूठा साबित करते हुए मात्र 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगला इत्यादि भाषाओं को सीख लिया। आर्य समाज के प्रभाव में आए और 1906 में ये आर्य समाज से जुड़े, जहां उन्हें हरिहर नंद नाम से जाना गया। लेकिन आर्य समाज से मोह भंग होने में इन्हें समय नहीं लगा। 4-5 वर्ष बाद ही इन्होंने अखिल भारतीय अछूत महासभा की स्थापना की और सन 1912 में इन्होंने इसकी स्थापना और शुरुआत दिल्ली से की। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपने गुरु स्वामी सच्चिदानंद को दिल्ली शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया और अपने अर्जित विवेक से उन्हें पराजित किया। इन्होंने 1912 में विराट अछूत जाटो सम्मेलन किया और अपने नाटकों, कविताओं और मीडिया के माध्यम से दलित समाज में जागरूकता फैलाने की कोशिश की। इन्होंने हमेशा गांधी जी की तरह की जगह डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान दिया। दलित कहाँ तक पड़े रहेंगे कविता का विचार पक्ष दलित जीवन के संघर्ष, उत्पीड़न और उससे उबरने का प्रयास है। कवि दलित जीवन की विसंगतियों और उसके कारणों को यहाँ पर संकेत करता है। ये आदि हिंद अछूत पीड़ित दलित कहाँ तक पड़े रहेंगे, प्रबल अनल के प्रचंड शोले जमी में कब तक गड़े रहेंगे। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि ये जो भारत के मूल निवासी अछूत हैं, पीड़ित हैं या दलित जातियां कब तक स्वयं को समझने की कोशिश करेंगे। इनके अंदर क्रांति और बदलाव की जो ताकत है, इनके अंदर जो आग है, वे अपना स्वरूप कब अर्जित करेंगे। कब तक खुद को वे जमीन के नीचे धंसा हुआ मानते रहेंगे। अर्थात अपनी अवस्था की पहचान न होना सबसे पिछड़ने का मूल कारण है। कवि का विचार है स्वयं को समझना सामाजिक समानता के लिए अनिवार्य है। अतः कवि कहता है सबल व्यक्ति द्वारा
निर्बल को सताना, उसे दुख पहुंचाना, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न देना कतई उचित नहीं है। कवि कहता है, कवि का विचार है कि संघर्ष से ही सामाजिक समानता संभव है। वो वंचित वर्ग को सचेत करता है और यहाँ पर वो कहता है कि बदलाव का बिगुल जो है बज चुका है। भारतीय दलित और अछूत इसे ठीक तरह से समझने लगे। कवि का विचार है, दलित अगर अपने को श्रेष्ठ समझते हैं तो आप उन्हें भी कम से कम आदमी अवश्य समझें, क्योंकि दुनिया वैचारिक रूप से तेजी से बदल रही है। ऐसे में सामाजिक सद्भाव कायम हो सकता है। कवि की मंशा दलित समाज को श्रेष्ठ साबित करना नहीं है, बल्कि वो संकेत कर रहा है कि जो समाज में ऊंच नीच की खाई है, उस खाई को निर्मित किया है मनुष्य ने। उस मनुष्य द्वारा निर्मित खाई को खत्म करना, और इस खाई को, ऊंच नीच की जो खाई है, इसको खत्म करने का कार्य कोई अन्य नहीं करेगा, इसे मनुष्य ही करेगा। कवि एक जगह पे कविता के माध्यम से कहता है, जो काटते खुद हैं जड़ को अपनी, फल के चाहने की आस करते, तुम ही बताओ ये कैसे जीवित और लहलहाते हरे रहेंगे। जो चाहते हो कि शक्तिशाली हो एक दुनिया का देश भारत, तो रोटी बेटी से फिर हरिहर कहो, तो फिर कब तक फिरे रहेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि ने सामाजिक विडंबना की तरफ संकेत किया है और व्यंग्यात्मक शैली में उसने व्यंग किया है। और कवि पूछता है कि अपने ही हाथों जड़ों को काटने वाला व्यक्ति फल चखने की आशा तो रखता है, लेकिन जड़ से कटा हुआ पेड़ भला जीवित और लहलहाता हुआ कैसे रह सकता है। इस कविता में कवि ने बताया है कि अगर हम जड़ से कट जाएंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कवि सामाजिक समानता के लिए वैचारिक सूत्र देता है। वो कहता है कि रोटी और बेटी के माध्यम से भारत को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। अर्थात समाज में भोजन और विवाह में यदि जातिगत या छुआछूत का भेदभाव ना रहे तो भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन सकता है। आज ये विडंबना है कि इस देश में जो ये असमानता, जातिगत असमानता बनी हुई है, ये जब तक दूर नहीं होगा तब तक समाज में समरसता स्थापित नहीं होगी और समाज शक्तिशाली नहीं बन पाएगा। समाज की जड़ें कमजोर रहेंगी। अब हम भाव पक्ष की बात करें। दलित साहित्य का केंद्रीय भाव सामाजिक असमानता और उससे उत्पन्न समस्याएं हैं। कभी उससे मुक्ति चाहता है। दलित कहाँ तक पड़े रहेंगे, इस कविता का केंद्रीय भाव भी श्रेष्ठता बोध से उत्पन्न स्थितियों से मुक्ति की कविता है। जीवन की सामाजिक आर्थिक विसंगतियां कविता को जीवंत बनाती हैं। अछूतानंद जी एक जगह लिखते हैं, नहीं उचित है निर्बल को अब तो सताना, दुसह दुखों को देना, विषु वियस गिर समान ज्वालामुखी, तड़प कर अड़े रहेंगे। हे आत्मज्ञानी, हे संत पुत्रों, जरा न तुमको हया शर्म है, गुलामी करने को आंखें मूंदे, बताओ कहाँ तक अड़े रहेंगे। तुम्हारे मत से यह शूद्र कब से, बताओ किसने बनाया इनको। अब इस कविता में कवि ने प्रश्न उठाया है कि ईश्वर ने सबको समान रूप से बनाया, फिर भेदभाव कैसे। बड़े सहज भाव से दलितों की पीड़ा और उसके उत्पीड़न को कवि ने इस कविता में उजागर किया है। दलित की स्थिति ऐसे ज्वालामुखी की है जो कभी भी फट सकती है, इसलिए इन्हें कम करके देखना, इन्हें निर्बल समझना एक प्रकार की भूल है। कवि निष्कर्ष रूप में कहता है, जिस दिन रोटी बेटी अर्थात आपसी भाईचारा को अपनाओगे, जब ऊंच नीच की बात दिल और दिमाग में नहीं रहेगी, उस दिन हमारा देश महान बनेगा। मसलन जीवन की विसंगतियों का निराकरण स्वस्थ मानसिकता से ही संभव है।
सभी मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं। उसे स्वेच्छा से अपना जीवन जीने का, अपनी स्थिति बदलने का अवसर मिलना चाहिए। अब इस कविता के भाषा और शिल्प पर हम बात करेंगे। दलित कहाँ तक पड़े रहेंगे, इस कविता का भाषा और शिल्प। इस कविता की भाषा खड़ी बोली हिंदी है। कवि ने सामाजिक उत्पीड़न से उत्पन्न अपनी और दलितों की स्थितियों को व्यक्त किया है। इससे भाषा में कवि की वेदना भी घुलने मिलने लगती है, ऐसी वेदना जो कवि की जीवन स्थितियों की उपज है। इस कविता में वो व्यक्त इन पंक्तियों के माध्यम से वो व्यक्त करते हैं। धधकती आग में धुंधकारी सरीखे, कब तक खड़े रहेंगे, नहीं उचित है निर्बल को अब तो सताना, दुसह दुखों का देना। उपयुक्त पंक्तियों में प्रश्न सूचक चिन्हों का प्रयोग कवि की भाषा को सीधे पाठकों से जोड़ने लगता है। कवि अपनी सहज और उद्बोधन परक भाषा के माध्यम से मूल्यों की बात करता है। कवि की भाषा प्रभाव उत्पन्न करने वाली है। कविता की भाषा चमत्कार और अहंकार की भाषा नहीं है। कवि कहता है, भारत के मूल निवासी अछूत, पीड़ित या दलित जातियां कब तक स्वयं को समझने की कोशिश करेंगे। इनके अंदर क्रांति और बदलाव की ताकत है। इनके अंदर जो आग है वो अपना स्वरूप कब तक अर्जित करेंगे। कवि की भाषा में सहजता है, स्वाभाविकता है, संप्रेषणीयता है। कवि दलितों का शोषण करने वालों से सीधे संवाद करता हुआ कहता है, जरूर ही ये तुम्हारे खुद के रचे हुए तमाम पाखंड हैं, दयाल प्रभु के विधान क्या कभी भी ऐसे कड़े रहेंगे। कवि की यहाँ जीवनाभूत पीड़ा है। उसकी प्रामाणिक अनुभूति उसे निर्भीक बना देती है। संपूर्ण सृष्टि के सृष्टा के विधान कठोर नहीं हो सकते। उन्होंने तो सबको समान बनाया। दलित कहाँ तक पड़े रहेंगे जो कविता है, इसकी भाषा गद्यात्मक है, क्योंकि कवि जिस यथार्थ को अपनी कविता के द्वारा पाठकों के सामने लाना चाहता है, उसके लिए ऐसी भाषा ही उपयुक्त और अनुकूल है। भाषा में व्यंग है। कवि कहता है, जो काटते खुद हैं जड़ को अपनी, फल के चाखने की आस करते। अब इस कविता में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग है। जैसे तत्सम शब्द प्रबल है, अनल है, प्रचंड है, शक्तिशाली है, निर्बल है, दयालु है, ज्ञानी है। तद्भव शब्द आग और आस, देशज चाखने, विदेशज शब्द भी इन्होंने इस्तेमाल किया है, तमाम, हस्ती, गुरूर, गुलाम इत्यादि। जहाँ तक कविता के शिल्प विधान की बात है, तो हम स्पष्टता देख सकते हैं कि कविता आत्माभिव्यंजना शैली में लिखी गई है। कवि व्यक्तिगत स्तर पर अपनी बात समाज के सवर्ण तबकों से कहता है। वो अपनी और अपने समाज की दुर्दशा और उसके कारण की ओर संकेत करता है और उसमें बदलाव की अपेक्षा रखता है। कविता का शिल्प विधान सरल और प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। कविता में वंचित समाज का दर्द और पालिश की हुई भाषा और शिल्प में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए भाषा में सरलता और सहजता है। अब हम अगले कवि जो कोर्स में हैं, माता प्रसाद रचित कविता सोनवा के पिंजरा, इस कविता की अंतर्वस्तु को समझेंगे। कविता की अंतर्वस्तु उसके विचार पक्ष और भाव पक्ष पर आधारित होती है। इस खंड के अंतर्गत रचनाकार का व्यक्तित्व और उसकी रचना धर्मिता और रचना प्रक्रिया और लेख की अभिव्यक्ति को हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस कविता का विचार पक्ष क्या है? माता प्रसाद जी ने स्वयं लिखा है कि दलित साहित्य जो है वो अपमान, शोषण की प्रतिक्रिया की दर्द भरी रोषपूर्ण अभिव्यक्ति है। जब तक दलित शब्द साहित्य से जब दलित शब्द साहित्य से जुड़ जाता है, तो वो दबाए गए, उत्पीड़ित किए गए, अपमानित किए गए, शोषित किए गए वंचितों का साहित्य हो जाता है। इस साहित्य में जहाँ पीड़ा और चीत्कार है, वहीं व्यवस्था के प्रति रोषपूर्ण प्रतिकार है। कवि के इस विचार से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रत्येक दलित रचनाकार किसी न किसी माध्यम से प्रताड़ित किया गया है। ऐसे में दलित साहित्य व्यक्तिगत और सामाजिक प्रताड़ना का साहित्य है। कवि ने एक जगह पर एक कविता में
ये भाव व्यक्त किया है। रहाई के जगह नाही, जोते के जमीन कहाँ, कहाँ देवे गांव से निसार, घरवा के नमवा पे एक ही मड़ैया में ससुई पुतोहू परिवार। अब ये कविता जीवन की विसंगति को दर्शाती है। कवि कहता है, हम लोगों के पास रहने के लिए जमीन नहीं, जिस पर हम अपना फूस का घर बना सकें, खेती के लिए जमीन नहीं है। ऐसे में जीवन पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर। उनकी बात न मानने पर अपनी जमीन पर से भगाने की बात करते हैं, तो एक प्रकार की असुरक्षा की भावना उनमें व्याप्त है, और असुरक्षा की भावना उनकी दुर्गति का मूल कारण। घर के नाम पर भी हमारे पास एक फूस का घर, और उसमें परिवार में सास, बहू व अन्य लोग हैं। ऐसे में एक घर में कैसे गुजारा संभव है। विचार के स्तर पर यह कविता दलित जीवन की विसंगतियों की ओर संकेत करती है। कवि की कड़वाहट, उत्पीड़न, पीड़ा जब जमीन पर दिखती है तो एक दलित चिंतक का चिंतन क्षोभ से भर जाता है। दलित कविता का विचार पक्ष अत्यंत विचारणीय है, क्योंकि सामाजिक स्तर पर शब्द कहलाने वाले सभी औजार बने लगते हैं। कवि लिखता है, मेघा और मगर गोह, सांप मूस खाई हम, करी गिलहरिया शिकार, कुकुरा के साथ धाई जुठली पतरिया पे, पिटवा है पपिया भंडार। अब ये कविता जीवन की विसंगति को बता रही है कि दलित, वंचित, गरीब व्यक्ति परिवार के लिए भूख बहुत बड़ी विडंबना है। हमारा जीवन यापन अत्यंत कठिन है। उदर पूर्ति के लिए वे मेढक, सांप, सुअर, चूहा, गोह, गिलहरी इत्यादि जीवों को खाते हैं, क्योंकि पेट की आग किसी तरह से बुझानी पड़ती है। दुख तो तब और बढ़ जाता है जब फेंके हुए पत्तल में एक तरह से कुत्ते खाते हैं, एक तरह दूसरी जगह हम। ये पापी पेट है, ये हमारे जीवन में पहाड़ बन गया है। यही नहीं, कवि कहता है, मारे थाने दरवा, बुलाए घरवा से हमें, झूठे बनावे गुनाहगार, जेलवा में मलवा उठावे मजबूर करे, क्यों नहीं सुनत गुहार। अब इसमें कवि का दर्द असहनीय हो जाता है। जब थानेदार थाने में बुलाकर बिना किसी अपराध के दंड देता है, मारता है, प्रताड़ित करता है, नाना प्रकार के आरोप लगाता है और दलितों से अपना मैला उठवाता है, तो ये जीवन की विद्रूपता असहनीय है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति दलितों की विनती नहीं सुनता है। कविता का विचार पक्ष इतना प्रभावित करता है कि मन में प्रश्न उठने लगता है, इस तरह का समाज क्या सभ्य है? क्या यही विश्व गुरु बनने की नींव है? कविता का विचार पक्ष करुण और चिंतनीय है, क्योंकि कवि पुनः एक जगह पर कहता है, देशवा आजाद है, हम तो गुलामवा, हमरे लिए न सरकार, ऐस कौनो जुगति लगावा भैया, मितई हमहू करावा उद्धार। अब इस कविता में जीवन के उत्पीड़न को बाखूबी देखा और समझा जा सकता है। इस कविता का भाव पक्ष सोनवा के पिंजरा एक प्रतीक और लोकोक्ति है। जैसे किसी तोते या पक्षी को सोने के पिंजरे में कैद कर दूध भात दिया जाए तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। वो चाहता है कि उसे मुक्त गगन में उन्मुक्त होके वो उड़े। वैसे ही यहाँ पर वो उन्मुक्त होकर महसूस करता है कि उसे उन्मुक्तता मिले, उस पर बंदिश, समाज की बंदिश ना रहे। एक कविता भी इसी भाव पर आधारित है। भारतीय समाज की विसंगतियां दबे कुचले वर्ग के लिए सुखात्मक नहीं है। कवि कहता है कि उसका कोई भी सहारा नहीं, ऐसे जीवन कैसे कटेगा। यह अत्यंत चिंता का विषय है। जेठ का माह है, जेठ की दोपहरी में वो लकड़ी चीर रहा है, उसका शरीर पसीने से लथपथ है। चीर चीर वो जो लकड़ी को चीरता है, उसे बहंगी पर लाद कर
उसे बेचने के लिए जब वो बाजार में ले जाता है, तो बाजार में जो खरीदार उसे मिलते हैं, उसे मुँह मांगा दाम नहीं देते हैं, उसको आधे दाम में खरीदते हैं, और यदि वो नहीं देता है तो उसे दुत्कार कर भगा देते हैं। कभी कहता है कि उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, ना ही खेती के लिए जमीन है। उस पर जमींदार बार बार अपनी जमीन पर से भगाने की बात करता है। घर के नाम पर एक ही मड़ई है, उसके परिवार में सास ससुर तथा पूरा परिवार है। ऐसे में एक ही मड़ई में सभी का रहना कैसे संभव है? कभी बताता है कि जीवन यापन अत्यंत कठिन है। कपड़े के नाम पर एक फटा हुआ वस्त्र उसके शरीर पर है, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है। जब वो ठंड से पीड़ित होता है तो रात भर सिकुड़ा रहता है, ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, और कभी कभी उसे जीवन से हाथ धोना पड़ता है। उसके पास केवल आग अंगीठी ही उसकी अहम भूमिका निभाता है, जिसकी ताप से वो अपने को सुरक्षित रख पाता है। जीवन यापन के लिए प्राकृतिक संपत्ति से छीन ली गई। अब तो पत्ते भी नहीं है कि पत्तल बनाकर जीवन जिया जाए। विवाह के समय दलित डोली के कहार का काम किया करता था, अब मोटर कार ने उसका स्थान ले लिया है, तो यहाँ पर भी उसका रोजगार छिन गया है। कभी कहता है, अब ढकेलिया में पतवा मिलत नाही, कैसे बनई पतरी तुहार, दुल्हा दुल्हनी के डोली पे धावत रहे, ओह रोजी छीनी मोटर कार। अब कवि का दर्द तब और असहनीय हो जाता है जब थानेदार थाने में बुलाकर उस पर झूठे आरोप लगाकर उसे दंड देता है, और उसकी विनती को कोई सुनता नहीं। भारत गुलामी से आजाद हो गया, लेकिन दलित आज भी गुलाम रह गए। गुलामी के दिनों में वे इन्हीं जमींदारों के गुलाम थे, और आजादी के बाद वो इन्हीं के गुलाम। ऐसे में जीवन में कैसे सुधार? ऐसा कोई उपाय निकाला जाए जिससे ये लोग उन लोगों को आदमी समझ सके। कविता के मर्म को समझने के लिए दबे कुचले लोगों के जीवन के प्रति स्वस्थ समझ रखनी हुई, अन्यथा कविता का भाव पक्ष एकांगी हो जाएगा। अब इसके शिल्प पक्ष की हम चर्चा करें। कविता और भूख को एक साथ निरूपित करना आसान नहीं है। ये तभी संभव है जब यातना व्यक्तिगत हो। दलित साहित्य चिंतन साहित्य से होकर समाज तक पहुंचता है, जहां तक प्रश्न है कि आत्म उत्पीड़न की सामाजिक अभिव्यक्ति दलित रचनाकारों को श्रेष्ठ बनाती है। इस प्रक्रिया में भाषा और शिल्प की अहम भूमिका है। सोनवा के पिंजरा एक प्रतीक और लोकोक्ति है, और इस कविता के मर्म को इसके भाषिक पक्ष पर हम समझ सकते हैं। कवि व्यंग करता है कि देशवा आजाद है, हम तो गुलामवा, हमरे लिए न सरकार। आजाद भारत में गुलाम लोग, ये कैसा लोकतंत्र है? यही नहीं, कभी हमारे विश्व गुरु होने पर व्यंग करता है। जिलवा में मलवा उठावे मजबूर करें, और कुकुरा के साथ दाई जुठली पतरिया पे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने हमारी महान सभ्यता और विश्व बंधुत्व की कलई खोली है। कविता सभ्य कहे जाने वाले लोगों पर व्यंग करती है। मनुष्य जीवन और कुत्ते के जीवन में कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। यही नहीं, कवि की भूख विश्व बंधुत्व की धारणा पर प्रश्न करती है। अब मेघा और मगर गोह, सांप मूस खाई हम, करी गिलहरिया शिकार, कुकुरा के साथ धाई जुठली पतरिया पे, पिटवा है पपिया भंडार। अब कविता के भीतर मुसहरवा लिखने से एक जाति का दुख पूरे समाज का दुख बन जाता है। पापी पेट का पहाड़ होना एक लोकोक्ति है। भाषा सरल और सहज है, कविता के मर्म तक पहुंचने में भाषा साथ देती है। कुकुर, मड़ई, वेहंगी, कौड़ा, मितई, ये सब देश शब्द है। कविता की भाषा कविता के मर्म तक पहुंचकर यह हमें प्रभावित करती है। भाषा की गद्यात्मकता दलितों की जीवन की करुणा और विसंगतियों से हमारा साक्षात्कार कराती है। कवि की भाषा में क्षेत्रीयता का सौंदर्य है। बोलचाल की भाषा और संबोधन परक शब्दों के प्रयोग से कविता जीवंत हो गई है।
कविता के शिल्प पक्ष पर ध्यान दिया जाए तो लगता है कवि अपने जीवन की विसंगतियों की चर्चा कर रहा है। सामाजिक असंतोष कविता के शिल्प को मजबूत बनाता है। ये कविता सीधे सवाल और संघर्ष की अभिव्यक्ति की उपज है। अब अगली कविता की हम चर्चा करेंगे, कुसुम वियोगी रचित श्रम की रेखा। इस कविता का अंतर्वस्तु क्या है? इस कविता में जीवन को एक साथ देखना आसान काम नहीं है। डॉक्टर कुसुम वियोगी, इनका पूरा नाम था डॉक्टर कमलेश कुमार कुसुम। इनका जो रचना संसार है समतल जमीन पर व्यापक रूप से फैला हुआ है और इन्होंने अपनी कविता में दलित, वंचित व असहाय लोगों की समस्याओं को उल्लेख किया है बहुत अच्छे तरीके से। दलित जीवन की विसंगतियां उनकी कविता में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। आज मेरे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने को शब्द है, सुनने को कान भी। कवि ने विचार अर्जित किया है कि दुख, पीड़ा, भय, तनाव इत्यादि ने कवि को अभिव्यक्ति के लिए शब्द दिए हैं। कवि का दलित चिंतन अनायास नहीं है, बल्कि उत्पीड़न के लंबे दौर देखने के बाद उसे बोलने और सुनने की हिम्मत उसने अर्जित की है। कवि का विचार है, अब हमारे पास सिर्फ बोलने के लिए शब्द नहीं है, बल्कि संघर्ष के लिए उचित मानदंड भी है। लंबे संघर्ष के बाद उसके नफे, झंडा, डंडा दोनों, और आज वो दबे कुचले वर्ग की बात सुनी जा। आज मेरे हाथ में कलम है, डंडा है, झंडा है। आज कवि को ऐसी आजादी है कि अपने विचारों को वो आम जन तक पहुंचा सकता है। यह उत्तरदायित्व अतिरिक्त दायित्व बोध की कविता के विचार पक्ष को मजबूत बनाता है। देखने में छोटी लगने वाली ये कविता, इस कविता में कवि ने संघर्ष के साथ बोलने की आजादी के बारे में व्यक्त किया है। जिन्हें पहले जुबान पर नहीं ला सकता था, अब खुले आकाश में उछाल सकता हूं। इस कविता का भाव पक्ष क्या है? श्रम की रेखाएं कविता का भाव पक्ष सरल और बेजोड़ है। सामान्य तरीके से भी कविता में जीवन की विसंगतियां दिखाई जा सकती हैं। कवि ने मानवीय मूल्यों के साथ व्यक्ति की भूमिका को रेखांकित किया है। गागर में सागर भरने जैसी कविता अपने छोटे कलेवर में भी मर्मस्पर्शी है। समय के साथ चीजें बदलती हैं। दलित समाज के पास शब्द भी थे, अर्थात अपनी बात कहने के अलग अलग ढंग थे, लेकिन उसे अपनी बात रखने के लिए जगह नहीं दी गई। उसके कान थे, लेकिन उच्चता बोध संबंधी विचारों, दलितों के उत्पीड़न दोनों को सुन रहे थे, महसूस कर रहे थे। लेकिन भारतीय उच्चता बोध वाले समाज ने ऐसी धारणा बना रखी कि दबे कुचले, वंचित, गरीब इत्यादि के पास सोचने समझने के लिए ज्ञान नहीं है, ना ही उनके पास विचार है। उनका मानना था दलितों ने अपनी हथेली पर सिर्फ श्रम की रेखा बनाई है जिसे वे सवर्णों की सेवा कर सकें। कविता उस जगह पर चोट करती है जहां कवि कहता है, श्रम की रेखाओं को सही दिशा में काम नहीं करने दिया गया, दलितों के अंदर जागरूकता लाने नहीं दी गई, ताकत और तिकड़ से दबे कुचले लोगों के अंदर अंधेरा भरने की कोशिश की गई। तथ्यों को समझते हुए उन्हें मूर्ख समझा गया, अर्थात उनके श्रम और विचार दोनों को स्थान नहीं दिया गया। ऐसे में कवि घोषणा करता है कि अब उसे अभिव्यक्ति की आजादी मिल गई है जो संवैधानिक है। इसलिए वो अंदर के भ्रम और बाहर के तिकड़म पर सवाल उठा रहा है। अब उसके पास नाक, कान, आंख और हथेली सब कुछ है और वो सब उसका अपना है। उससे वो अपने जीवन की रेखा खुद निर्मित करेगा। आज मेरे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने को शब्द है, सुनने को कान भी। कवि का कहना है, दलितों के हाथ में जो श्रम की रेखाएं हैं वो केवल लोगों की सेवा करने के लिए नहीं है, बल्कि अब वे कलम उठाएंगे, झंडा उठाएंगे, जरूरत पड़ी तो डंडा भी उठाएंगे। अर्थात जो उनके अंदर का भय था अब वो दूर हो गया। इसलिए संघर्ष और विवेक का रास्ता उन्होंने चुना। कविता वहां और मुखर हो जाती है जब कवि कहता है, अब उसके पास अनगिनत नारे हैं, अर्थात उसकी संवादहीनता अब खत्म हो रही है। उसने अपने हक की लड़ाई के लिए जुबान विकसित कर ली और वो अपनी बात जुबान तक ला ही नहीं सकता है, बल्कि हवा में उछाल सकता है। लेकिन अब मेरे हाथ में कलम है, डंडा है, झंडा है, अनगिनत नारे हैं, जिन्हें पहले जुबान पर नहीं ला सकता था, अब खुले आकाश में
उछाल सकता। अब इस कविता में कवि ने ये बताया है कि अब वो जागरूक हो गया है, अपनी बात को कुशलता से व्यक्त कर सकता है। अब इस कविता का की भाषा और शिल्प पे हम चर्चा करेंगे। भाषा और शिल्प दृष्टि से ये कविता अत्यंत महत्वपूर्ण है। कवि ने श्रम की महत्ता को बताया है। कवि ने कविता के मर्म को आसानी से पहुंचाने में जो भाषा की सहजता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुंह और कान प्रतीक के रूप में कविता में आए हैं, जो दबे कुचले भारतीय समाज की तरफ संकेत करते हैं। मसलन हथेली पर श्रम की रेखाएं दलित समाज की ताकत की ओर संकेत करते हैं, और श्रम की रेखाएं विचार और समय के बदले परिवेश की कविता। कविता के भीतर आत्मबोध के साथ समाजबोध है। जहां कवि आशा की दृष्टि से देख रहा है, कविता की अव्यंजना शैली सरल है। कवि ने इस कविता में गागर में सागर भर दिया है। कवि घोषणा करता है कि उसे अभिव्यक्ति की आजादी मिल गई है, जो संवैधानिक है। इसलिए अब अंदर के भ्रम और बाहर के तिकड़म पर वे सवाल उठा सकते हैं। उनके पास नाक, कान, आंख, हथेली सब, अर्थात वे अपने जीवन की रेखा खुद विकसित करेंगे, अब और किसी पर आश्रित नहीं रहेंगे। अब इकाई 8 के अंतर्गत हम स्त्री कविता, अंतर्वस्तु और मूल्यांकन की चर्चा करेंगे। इस इकाई के अंतर्गत स्त्री संबंधी कविताएं हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कवयित्रियां हैं: कीर्ति चौधरी, इनकी कविता सीमा रेखा; कात्यायनी, इनकी कविता 7 भाइयों के बीच चंपा; अनामिका, इनकी कविता बेजगह; और निर्मला पुत्तुल, इनकी कविता उतनी दूर मत ब्याहना बाबा। इन चारों कविताओं पर आधारित ये इकाई है। अब पहली कवयित्री कीर्ति चौधरी, हम इनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में चर्चा करेंगे। सीमा रेखा कविता की अंतर्वस्तु और मूल संवेदना। कात्यायनी के व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा करेंगे। 7 भाइयों के बीच चंपा कविता की अंतर्वस्तु और मूल संवेदना। अनामिका के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की बात करेंगे। बेजगह कविता की अंतर्वस्तु एवं मूल संवेदना। निर्मला पुत्तल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व और उनकी कविता जो है कोर्स में उतनी दूर मत ब्याहना बाबा, इसके अंतर्वस्तु और मूल संवेदना के बारे में चर्चा करेंगे। एक स्त्री को जीवन में अनेक समस्याओं से गुजरना पड़ता है। कविता के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि तीसरे शतक से लेकर 21वीं सदी के आदिवासी विमर्श तक कविताओं में स्त्रियों की अपनी समस्याएं हैं। इन समस्याओं में स्त्री विमर्श के अलग अलग पहलू नजर आते हैं। चौथे तार सप्तक के दौर में कीर्ति चौधरी ने स्त्री जीवन पर लगी सीमा रेखा का उल्लेख किया, जो केवल स्त्रियों के लिए परंपरा से चली आ रही, जबकि पुरुषों के लिए सीमा रेखा नहीं। 9वें दशक की स्त्रीवादी कवयित्री कात्यायनी ने 7 भाइयों के बीच चंपा कविता में एक स्त्री के जीवन के विभिन्न दुख भरी विडंबनाओं, उनकी जिजीविषा, उनके अस्तित्व, जीवन को बचाने की कोशिश लोक कथाओं के आधार पर की है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक एक स्त्री को किस तरह से पितृसत्तात्मक व्यवस्था और रूढ़ियों के बीच गुजरना पड़ता है। अब अनामिका की कविता बेजगह में एक ऐसी व्यवस्था का चित्रण किया गया है जिसे हम परंपरा को देखते समझते चले आ रहे हैं, और हम स्त्रियों की अपनी कोई जगह नहीं होती। स्त्रियों को इस पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था में इसी तरह रहना पड़ता है। बचपन में उसे ये सिखाया जाता है कि वे घर का काम करें, जीवन में उसके लिए कोई घर नहीं होता। यह स्त्री जीवन की एक विडंबना है, जिसमें स्त्रियों को अनेक प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ता है। स्त्री जीवन की विडंबनाओं को कविता के रूप में अलग अलग कवयित्रियों ने अलग अलग अंदाज में प्रस्तुत किया है। अनामिका की कविता बेजगह स्त्री जीवन की सवालों को उठाती है। यह कविता गहरी संवेदना के साथ व्यापक परिप्रेक्ष्य में परंपरा से चली आ रही स्त्रियों की नियति, स्त्री मन से पैदा हुए सवालों को भाषिक संरचना की दृष्टि से एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्त्रीवादी कविता बनाती है। वर्तमान युग में स्त्री सदैव
अपने आप से प्रश्न करती है, आखिर उसकी जगह कहाँ है? पितृसत्तात्मक व्यवस्था और इस समाज के साथ जोड़कर अपने चुनौती भरे सवालों को वो उठाती है। इससे यह प्रतीत होता है कि उनकी ये कविताएं एक स्त्री के अस्तित्व और अस्मिता की सोच को प्रस्तुत करती है। निर्मला पुत्तल की कविता उतनी दूर मत ब्याहना बाबा आदिवासी कविता के रूप में गहरी संवेदना, व्यापक परिप्रेक्ष्य, स्त्री से जुड़े सवाल और भाषिक संरचना की दृष्टि से एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण कविता है। वर्तमान युग के सवालों को निर्मला पुत्तुल अपने आदिवासी क्षेत्र के साथ जोड़कर इस तरह के चुनौती भरे सवाल उठाती है। इससे यह प्रतीत होता है कि उनकी ये कविताएं एक स्त्रीवादी अस्मिता की सोच को आगे बढ़ाती हैं। निर्मला पुत्तुल इस कविता में अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहती हैं और वो विवाह भी इसी भूमि के आसपास करना चाहती हैं। वो अपनी बात विवाह से पूर्व अपने बाबा को बता देना चाहती हैं कि उन्हें कैसी जगह, कैसा वर, जीवन साथी चाहिए। आज आदिवासी स्त्री भी वर्षों से स्त्रियों के खिलाफ होने वाली आंतरिक एवं बाहरी साजिश को जानने और समझने लगी। इसलिए वो अपने पिता से करुण निवेदन कर रही है। कवयित्री निर्मला पुत्तुल ने अपनी कविता उतनी दूर मत ब्याहना बाबा में पाठकों को अपने आदिवासी स्त्री दृष्टि और वहां की स्थिति से परिचित कराती है। उपयुक्त चार कवयित्रियों ने अपने अपने ढंग से अपने युगीन परिवेश के अनुसार स्त्री मन के उद्वेलन को प्रश्न बनाकर प्रस्तुत किया है। इन सभी कविताओं को समझने के लिए स्त्री विमर्श को जानना आवश्यक है और स्त्री विमर्श को जानने के लिए पितृसत्ता को समझना अत्यावश्यक है। हमें प्रत्येक कवयित्री और उनकी कविता को गहराई से समझने की जरूरत है। कीर्ति चौधरी की कविता सीमा रेखा, ये 30 से 4 सप्तक की कवयित्री। इनका पूरा नाम कीर्तिबाला सिन्हा था, लेकिन ये अपनी रचनाएं कीर्ति चौधरी नाम से लिखते हैं। इनके पिताजी जमींदार थे, किंतु बाद में जमींदारी छोड़कर वो पुस्तक प्रकाशन करने लगे। इनकी माँ एक बड़ी कवयित्री थी, गीत लेखिका और जानी मानी गीतकार थी। कीर्ति चौधरी के भाई अजीत कुमार एक जाने माने साहित्यकार रहे। इनका लेखन कार्य अपनी माँ के प्रभाव से अलग था और रचनाओं में वे अपनी मौलिकता लिए हुए थे। इनकी रचनाओं में पीछे के अनुभवों की विविधता भी एक कारण रही होगी। कीर्ति चौधरी की रचनाओं में स्त्री विमर्श के पहलू दिखाई देते हैं। कीर्ति चौधरी इस संदर्भ में एक जगह पर व्यक्त करती हैं कि गांव, कस्बे और शहर के विचित्र मिले जुले प्रभाव मेरे ऊपर पड़ते रहे। इनके व्यक्तित्व पर गांव, कस्बा, शहर, महानगर, विदेश आदि का मिला जुला प्रभाव दिखाई देता है। तार सप्तक में वो अपना परिचय देते हुए कहती हैं, अमराई में बिखरती मंदिर गंध और तालों में ढेर ढेर फली, कोका बेली मुझे नहीं भूलती। यंत्रों, कलों की गड़गड़ाहट और कोलाहल भरी सड़कों वाले नगर भी अपरिचित नहीं रहे, पर उन्नाव का एक छोटा सा कस्बा मानो अपनी नितांत सामान्यता के कारण ही अधिक आकर्षित करता रहा है। ये बात वो तार सप्तक में कहती है। कीर्ति चौधरी को विरासत में साहित्य मिला, फिर जीवन साथी के साथ भी साहित्य संप्रेषण से वो जुड़ी। उनका विवाह ओंकारनाथ श्रीवास्तव से हुआ। वो रेडियो सर्वश्रेष्ठ रेडियो प्रसारकों में एक थे। वो बीबीसी लंदन में हिंदी सेवा से लंबे समय तक जुड़े रहे। कीर्ति चौधरी जी लंदन में भी रही और उनका निधन 2001 में। इनकी कविताओं में अन्य रचनाकारों की तरह प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग इन्होंने किया है। इनकी प्रसिद्ध कविता जो कृतियां हैं, दायित्व भार, लताएं 1, 2, 3, एकलव्य, बदली का दिन, सीमा रेखा और चर्चित कहानियां रही इनकी कंपनी बाग, आगत का स्वागत, बरसते हैं, मेघ झरझर, मुझे फिर से लुभाया, वक्त केवल एक बार। साहित्य जगत में इनकी साहित्यिक यात्रा बड़ी लंबी तो नहीं है, लेकिन इन्होंने कम समय में अपने रचनात्मक सृजन से अमिट छाप तैयार की। इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते।
सीमा रेखा कविता की अंतर्वस्तु एवं मूल संवेदना पर हम बात करेंगे। ये कविता तीसरे तार सप्तक में लिखी गई कविता है। ऐसा समय जब स्त्रियां बहुत अधिक आधुनिक सोच की नहीं थी और वे पितृसत्तात्मक व्यवस्था की तमाम रूढ़ियों और परंपराओं से बंधी हुई थी। सीमा रेखा कविता प्रश्न उठाती है कि जिस सामाजिक व्यवस्था में हम रहते हैं उसमें केवल स्त्रियों के लिए सीमा निर्धारित क्यों की गई? स्त्रियों को ही इस व्यवस्था के बंधन में क्यों बांधा गया? पुरुषों के लिए सीमा रेखा क्यों नहीं बनाई? कीर्ति चौधरी ने इन्हीं सवालों को अपनी कविता के माध्यम से उठाया है कि हमारा समाज केवल स्त्रियों को इसलिए सीमा रेखा में बांध कर रखता है कि कहीं कोई कपटी या बनावटी इंसान ना आ जाए जो स्त्री के चरित्र को कलंकित करे, उसे लांछित करे। इस डर से हम स्त्रियों को सीमा रेखा में बांध दिया जाता है। तीसरा तार सप्तक और उस दौर में एक स्त्री का आधुनिक सोच रखना और अपनी बात को लेखन के माध्यम से पाठकों के मध्य लेकर आना एक साहस का कार्य था। अपने समय में महादेवी वर्मा ने अपने लेखन में पितृसत्ता और इस सामाजिक व्यवस्था पर अनेक सवाल उठाए। महादेवी वर्मा जी के बाद कीर्ति चौधरी ने ही स्त्रियों को लेकर जो आधुनिक स्त्री की सोच को उजागर किया है वो महत्वपूर्ण, क्योंकि यह एक ऐसे समय की रचना है जहां रामायण और महाभारत को आदर्श मानकर स्त्रियों को उन्हीं बंधनों में जकड़कर रखा जाता था। कीर्ति चौधरी ने रामायण के सीताहरण से लेकर सीताहरण से पूर्व लक्ष्मण रेखा वाले प्रसंग को ध्यान में रखकर आधुनिक स्त्री के मन की पड़ताल करते हुए यह कविता रची है। इस कविता में कवयित्री कहती है, हिरण तो कहीं नहीं था परंतु बावले भरमते मन का संकेत होने के कारण तुम चले गए, तुम भी नहीं थे, बस केवल यह रेखा थी, अर्थात मेरे पास कहीं कोई नहीं था, फिर भी केवल भ्रम में आकर तुमने मेरे लिए घर की देहरी चौखट पर रेखा खींच दी, तुम चले गए। इस रेखा में बंधकर मैंने न जाने कितने दुखों के साथ दुस्सह तुम्हारी प्रतीक्षा की, सोचा कि संभव है तुम जरूर आओगे और मुझे अपनी हथेलियों की अंजल में भरने को तुम आओगे और अपना साथ मुझे दोगे। अब तुम स्वर्णदान लेकर आओगे, अपने चरणों में इस सीमा रेखा से अलगाव कराओगे, इसे हटाओगे, यही सोचती रही, किंतु तुम नहीं आए। परंतु बीते हुए दिन, वर्ष, मास, ये सब मेरी इन्हीं आंखों के सामने बार बार ऐसे मुरझाए जैसे कोई कांस के फूल मुरझा जाते हैं। इतनी प्रतीक्षा के उपरांत अब मेरा मन कहने लगा है, अब तो इस रेखा को लांघ जाओ। आए तो आए, वह वन्य कपटी, बनावटी, छल कपट से परिपूर्ण अविचारी कोई भी आए, यदि मुझे खंडित या कलंकित करने के लिए मुझे कहीं भी ले जाए तो ठीक है, ले जाए। आगे कविता में कीर्ति चौधरी कहती हैं, मैं मंदिर में ज्योति और उजाले की कसम खाती हूँ, उसका प्रण करती हूँ, कांपती हुई धुएं से रहित शिखा दीपक की लौ के समान बिना पलक झपकाए स्थिर दृष्टि से ध्यान लगाए रखूंगी कि कहीं कोई उतावला या बेचैन आतुर व्यक्ति मेरे साथ छल करेगा। अब मैं स्वयं अपनी रक्षा करने के लिए तैयार मनुष्य हूँ। जिस प्रकार रावण ने धोखे से सीता माता का हरण कर लिया, बाद में सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, उसी प्रकार हम स्त्रियों को भी अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा जाता है। परंतु यहाँ किसे देनी है अग्नि परीक्षा? ऊंचा मस्तक रखने को, अर्थात इज्जत बनाए रखने के लिए मैं उस सीमा रेखा में बंद कर रहूं कि कहीं कोई छली कपटी बनावटी इंसान ना आ जाए और मुझे कलंकित कर दे। तो अब मैं उस पुराने जमाने की स्त्री नहीं, मैं इस सीमा रेखा से बाहर भीतर रहते हुए अपनी रक्षा स्वयं करूंगी, क्योंकि अग्नि परीक्षा के डर से अब मैं इस सीमा रेखा में बंध कर नहीं रह सकता। इस कविता
यह कविता एक प्रकार से उन सामाजिक और पारिवारिक बंधनों को तोड़ने वाली है जो कहती हैं कि स्त्रियों को चारदीवारी के भीतर ही रहना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। परंतु आज की नारी में जागृति आ गई है, वो इस पितृसत्ता के घोर षड्यंत्र को समझने लगी है और अपने ऊपर हो रहे अनकहे अत्याचारों से अवगत हो गई है। आज आवश्यकता इस बात की है कि अब स्त्रियां किसी भी तरह से अग्नि परीक्षा नहीं देंगी। उन्हें यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि वे कलंकित हैं या नहीं हैं, क्योंकि पुरुष तो कभी भी अग्नि परीक्षा लेकर अपनी ललाट इज्जत को सिद्ध नहीं करता, तो हम स्त्रियां कवयित्री की यह कविता स्त्री विमर्श की दृष्टि से सार्थक कविता है, क्योंकि आज भी समाज की तमाम स्त्रियां इसी सीमा रेखा में कैद हैं। अगली कवयित्री कात्यायनी की कविता सात भाइयों के बीच चंपा। हिंदी साहित्य के 9वें दशक में कात्यायनी का नाम एक कवयित्री के रूप में उल्लेखित है। कात्यायनी ने अपनी कविताओं के माध्यम से अनेक सवालों को नए अंदाज से उठाया है। उन्होंने स्त्री के वजूद को कहीं मिटने नहीं दिया है। उन्होंने स्त्री को परंपराओं और पितृसत्ता के बीच ऊंचा उठाने के लिए अपनी कविता में अनेक तरह के प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग किया। इनके व्यक्तित्व की संक्षिप्त चर्चा करेंगे कि इनका जन्म गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश पड़ता वहां हुआ और ये वामपंथी विचारधारा से राजनीति में जुड़ी। सामाजिक रूप से ये सक्रिय खूब रही। सांस्कृतिक मोर्चे और नारी मोर्चे के साथ साथ मजदूर मोर्चे पर भी आपकी गहरी भागीदारी रही है। इनका साहित्यिक अवदान काफी है। इन्होंने निबंध भी लिखे हैं। कविता संकलन इनके सात भाइयों के बीच चंपा, पौरसपूर्ण समय में चेहरों पर आंच, जादू नहीं कविता, फुटपाथ पर कुर्सी, राख अंधेरे की बारिश, रात के संतरी की कविता, चाहत, कविता की जगह, आखेट, कुबरे की दीवार खड़ी है, कुहेर की दीवार खड़ी। अब इस कविता की जो मूल संवेदना है उस पर हम चर्चा करेंगे। ये कविता स्त्री विमर्श से संबंधित है। 1994 के दौर में लिखी गई कविता और उसी समय प्रकाशित हुई। इस कविता में एक स्त्री के दर्द को उनके कई रूपों में दिखाया गया है। वो अपने पिता और भाई की पितृसत्ता वाली अनेक रूढ़िवादी परंपराओं और नियमों के बोझ तले दबी हुई है। उस घर में उसका कोई वजूद नहीं है। स्त्री को अपना वजूद बनाने और अपने लिए खुशी पाने के लिए स्वयं मेहनत करनी पड़ती है। इसी पर आधारित ये कविता है। सात भाइयों के बीच चंपा सयानी अर्थात बड़ी हुई। बांस की टहनी सी लचक वाली चंपा का शरीर लंबा लचीला हो गया। बाप पिता की छाती पर वो सांप सी लौटती थी, अर्थात पिता को चिंता खाई जा रही थी कि इसका विवाह कैसे किया जाए। वह अपने पिता के सपनों में काली छाया सी डोलती हिलती रहती थी। सात भाइयों के बीच चंपा जब सयानी हुई, ओखली में धान के समान कूट दी गई, भूसी के समान कूड़े पर फेंक दी गई। अर्थात एक लड़की को पुरुष समाज के भीतर पितृसत्तात्मक समाज में अपनी बातों से, सामाजिक रूढ़ियों से, परंपराओं के माध्यम से इतना कूटा और दबाया जाता है जिससे लड़की का वजूद खतरे में पड़ जाता है। लड़की झेलती रहती है। उस समय किसी को इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं रहती है कि लड़की को उससे काफी तकलीफ होती है। चंपा जैसी लड़कियां हैं, उनकी जो तकलीफें हैं, दुख हैं, उनको दरकिनार कर उसे फेंक दिया जाता है, जैसे भूसी के साथ कूड़े को फेंक दिया जाता है। और उसी तरह एक लड़की या स्त्री का काम हो जाने के बाद भूसी के समान उसकी कोई इज्जत नहीं रहती है, उसे घर के बाहर फेंक दिया जाता है। स्त्री इतनी कमजोर नहीं है। वो हिम्मत करके दोबारा उसी कचरे की ढेर में अमरबेल बनकर उगती है। वो जागृत होकर नए रूप में अमरबेल की तरह स्वयं आत्मनिर्भर होकर उठती है। वह अपनी सुरक्षा स्वयं खोज लेती है। उसे आत्मनिर्भर बनना आता है। सात भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई। एक दिन घर की छत पर लटकती हुई पाई गई और उसे तालाब की जलकुंभी के जालों के बीच दबा दिया। वहां पर एक नीलकमल उगा। जलकुंभी के जालों से ऊपर उठकर चंपा फिर आ गई और
नील कमल को देवता पर चढ़ाया गया, उसके मुरझाने पर मसल कर फेंक दिया गया, जला दिया गया, उसकी राख को पूरे गांव में बिखेर दिया गया। और उसी रात जब बारिश हुई, चंपा ने फिर हार नहीं मानी। बारिश के अगले दिन सुबह हर दरवाजे के बाहर नागफनी के बीहड़ घेरों के बीच निर्भय निसंग चंपा मुस्कुराती हुई आई। कात्यायनी ने लोक कथाओं के आधार पर एक कविता लिखी। ये कविता स्त्री विमर्श की कविता है। इसमें चंपा के जीवन की विडंबनाओं को दर्शाया गया है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था में चंपा के जीवन की विडंबना को कैसे व्यक्त किया गया है, उसे पुनर्जीवित किया गया है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में चंपा ने स्वयं को पुनर्जीवित किया और अपनी अस्मिता और अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अनेक कष्टों को झेलते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ संघर्ष में लगी है। और अंततः वो कटीले नागफली के बीहड़ के बीच स्वयं को निर्भय निसंग महसूस करते हुए मुस्कुराती है। आज की आधुनिक नारी अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों से अवगत हो रही है और अपनी अस्मिता और अपनी पहचान बनाने के लिए स्वयं प्रयत्नशील है। अब तीसरी कविता अनामिका की कविता जो वे जगह, यह इस कविता के माध्यम से समाज जीवन, स्त्री, इसके प्रश्न को उठाया गया है। कवयित्री इस कविता के माध्यम से कहती हैं कि स्त्री के जीवन संबंधी सवाल को वो उठाती हैं। ये कविता गहरी संवेदना के साथ व्यापक परिप्रेक्ष्य में परंपरा से चली आ रही स्त्रियों की नियत, स्त्री मन में पैदा हुए सवालों की भाषिक संरचना की दृष्टि से स्त्रीवादी कविता है। वर्तमान युग में स्त्री सदैव अपने से प्रश्न करती है, आखिर उसकी जगह कहाँ है। जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था समाज में स्थापित है, वो इस समाज के साथ जोड़कर अपने चुनौती भरे सवालों को उठाती है। इससे ये प्रतीत होता है कि उनकी यह कविता एक स्त्री के अस्तित्व और उसकी अस्मिता की सोच को प्रस्तुत करती है। हालांकि उनकी कविताओं में अनेक विषयों का समावेश है, किंतु स्त्री की दृष्टि को एक नए आयाम के साथ प्रस्तुत करती है। इसी कारण साहित्य में इनकी एक अलग और विशिष्ट पहचान है। इन्होंने उपन्यास विधा, कविता संग्रह, कहानी संग्रह, संस्मरण और विमर्श, इस पर भी इनका लेखन बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अब इस कविता की अंतर्वस्तु एवं मूल संवेदना की चर्चा करेंगे। बेजगह शब्द का अर्थ होता है जहां कोई जगह ना हो। जगह के कई मायने हो सकते हैं। घर परिवार में जगह, हृदय में जगह, वजूद की जगह। अनामिका की बेजगह कविता का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। वो समाज को ये स्पष्ट समझाना चाहती हैं कि स्त्रियों के लिए कोई जगह निर्धारित नहीं है। उसे रूढ़िवादी समाज में जब चाहा अपने घर से दूसरे घर भेज दिया। वह दूसरा घर उसका अपना नहीं होता, क्योंकि वहां पर भी पितृसत्ता का वर्चस्व रहता है। स्त्री विमर्श की दृष्टि से हम जान सकते हैं कि स्त्रियों की वास्तव में कोई जगह नहीं होती, क्योंकि मनुष्य समझा ही नहीं जाता है उन्हें। स्त्रियों को केवल एक वस्तु या कटे हुए नाखून या फंसे हुए केस के समान बुहार कर फेंक दिया जाता है। शिक्षा की दृष्टि से देखें तो एक कविता शिक्षा व्यवस्था के आरंभिक पाठों पर कटाक्ष करती है। प्रारंभ से ही हमें ऐसी शिक्षा दी जाती है जहां लड़की और लड़के में भेद करना सीख दिखाया गया है। बचपन में बच्चों के कोमल मन को कैसा गढ़ा जाता है और वैसा उनका मन बनता चला जाता है। ये पाठ आज के दौर में हम पढ़कर आगे बढ़ चुके हैं, किंतु अनामिका हमें आज स्त्री विमर्श के दौर में यह पाठ दोबारा याद दिलाती हैं कि ये हमारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था है कि बचपन में हमें इस बात का एहसास कराया जाता है कि हम लड़कियां हैं, हमें कहीं जगह नहीं। बेजगह कविता के माध्यम से कवयित्री अनामिका ये बताना चाहती हैं कि हमारे समाज में बचपन से ही पितृसत्तात्मक व्यवस्था की पुरानी परंपराओं के कारण लड़का और लड़की उनमें भेद किया जाता है, जिसके कारण समाज और घर में स्त्रियों की अपनी कोई जगह नहीं रहती। कविता में बताया गया है, लड़कियां जब छोटी थी, पहली कक्षा में पढ़ती हैं, उसी समय उनके संस्कृत के टीचर ने उन्हें किसी श्लोक के माध्यम से समझाया, केस नाखून औरतें अपनी जगह से गिरकर कहीं की नहीं रहती। उसी दिन से लड़कियां डर के मारे अपनी जगह पर जम जाती हैं।
लड़कियों के मन में प्रश्न उठता है, जगह कहाँ कहाँ होती है, वैसे जगह क्या है? ये उन्होंने अपने अनुभव से समझ लिया। कवित्री कहती है, लड़कियों को इस पितृसत्ता समाज में केवल हवा, धूप और मिट्टी ही समझा जाता है, जिसका न कोई घर, न कोई स्थान, केवल उससे काम करवाया जाता है। कवयित्री के अनुसार जिस प्रकार कटे हुए नाखून या कंघी में फंसकर बाहर आए केस जो अपनी जगह से काट दिए जाते हैं, उन्हें एकदम से झाड़ू द्वारा बुहार कर फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार औरत की स्थिति होती है। जब लड़की का घर छूटता है, दर छूटता है, अपने आसपास के लोग बाग भी छूट जाते हैं। तभी वे कुछ प्रश्न जो हृदय में आते हैं, वो भी घर और दर के साथ छूट जाते हैं। स्त्रियों के जीवन में जगहें छूटती रहती हैं। फिर उन्हें कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वे भी अपने घर से उस नेल कटर और कंघी में फंसे हुए केस और नाखून के समान थी। कवित्री कहती है कि अब परंपरा से छूट कर या निकल कर मुझे लगता है कि किसी विशिष्ट खंड से निकलकर बीए के पास कोर्स के प्रश्न पत्र पर छपी एक छोटी सी पंक्ति हो, लेकिन आज मैं ये नहीं चाहती कि कोई उसकी सप्रसंग व्याख्या करने बैठे। अनामिका बेजगह कविता स्त्री के अस्तित्व और वजूद पर प्रश्न खड़ा करती है। आखिर स्त्री बेवजह क्यों होती है? उसका अपना घर क्यों नहीं होता है? ये समाजशास्त्र के प्रश्न हैं जो बेचैन करने लगते हैं। इस कविता के शीर्षक में बहुत सार्थक है। निर्मला पुत्तुल की कविता पुत्री मत दूर ब्याहना, इस कविता के माध्यम से भी उन्होंने स्त्री अस्मिता का प्रश्न उठाया है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने ये बताया है कि आदिवासी समाज में भी महिलाओं की स्थिति दयनीय है और उनकी स्थिति ये है कि वो स्वतंत्रतापूर्वक कोई निर्णय नहीं ले सकती हैं। उनको उनके निर्णय पुरुषवादी समाज लेते हैं और उस निर्णय में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। और आदिवासी स्त्री के विस्थापन की पीड़ा, स्वयं के जीवन साथी न चुन पाने की करुणा, आदिवासी अस्मिता की तलाश, आदिवासी क्षेत्र जल जंगल जमीन से जुड़े होने के भाव स्पष्ट दिखाई देते हैं। और कवित्री कविता के माध्यम से लोक कथाओं के आधार पर स्त्री जीवन की विडंबना पर प्रकाश डालते हुए कहती है कि पितृसत्ता स्त्रियों के वजूद को बार बार नष्ट करता है, फिर भी एक स्त्री अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए विभिन्न विडंबनाओं को झेलती हुई अपने जीवन को बचाने के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ संघर्ष करती है और अंततः वो एक ऐसी जगह तलाश लेती है जहां सुरक्षित रहकर वो मुस्कुराती है। आदिवासी समाज में स्त्रियों की दशा पर निर्मला पुत्तल जी अपनी कविता के माध्यम से कहती हैं कि यह कविता आदिवासी अविवाहित स्त्री की करुण पुकार है। वो अपने वर का चुनाव स्वयं नहीं कर सकती है, इसलिए वो अपने बाबा से अपने मन की इच्छा को संवेदनशील तरीके से व्यक्त कर रही है ताकि उसके साथ किसी तरह का अन्याय ना हो। वह अपनी संस्कृति, अपने परिवेश, वहां के वातावरण, जंगल और जमीन में अपने सुयोग्य वर के साथ वो खुशहाल भरा जीवन व्यतीत करना चाहती है। उसकी कामना यही है कि उससे भी प्रश्न किया जाए, उस पर विचार थोपा ना जाए, लादा ना जाए, जिससे कि वो ये न महसूस करे कि वो पराधीन है। निर्मला पुत्तुल जी इस कविता में उन्होंने इन्हीं भावों को व्यक्त किया है कि समाज का उन्नयन तभी होगा जब स्त्री के वजूद को समझा जाए और पुरुष के वजूद से उसका वजूद कम ना समझा जाए।